आज देश की सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, महंगाई। आज ये बेरोजगारी समस्या को हल करने के लिए एक ही रास्ता है। देश की कोने कोने राष्ट्रीय बैंक का जो विस्तार हो रहा था, उसी विस्तार को उसी रफ्तार से उस रफ्तार को बरकरार रख करके देश की कोने कोने राष्ट्रीय बैंक का शाखाएं खोल दीजिए और नौजवानों को वहां नियुक्ति करके देश को, ये नौजवान को जो आकांक्षाएं हैं उसको थोड़ा सा बरकरार करिए। देखिए, ये लोगों को गलत समझा जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये सब जो हिस्ट्री के बारे में उनको कोई ये नहीं है, वो ज़्यादा कुछ पढ़ते भी नहीं है। क्योंकि हम तो आपको आंकड़े दिए हैं कि कितना प्राइवेट बैंक और कितने प्राइवेट संस्था ये आज बेहाल हुआ था करके देश आज बचा और देश की नागरिकों का जो जमा पूंजी है वो बच गया। ये लोगों को मालूम होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, वो जानबूझ करके जो पैसा लेकर के वो वसूली नहीं दिया, वो पैसा हमें वापस कर दीजिए। हमें गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हमारे हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन देश की 3% लोगों का हाथ में बहुत पैसे हैं। तो इसका कारण यही है, हमारे ये जो जीडीपी है ये बहुत बड़ा है, जीडीपी में हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का पास इसका वेल्थ का जो बेनिफिट है ये पहुंचता नहीं है। इसको कहा जाता है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी। ये धीरे 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 बहुत कम नीचे आता है, ऊपर में वो बहुत सारे वो बढ़ रहा है। इसका मेन कारण नहीं है, सरकार कुछ गलत नहीं बोल रहा है। हम 3 नंबर में पहुंचेंगे, 3 नंबर में पहुंचने का बाद भी हमारे देश भूगेगा यही आपका मीन्स महंगाई से, भूखमारी से। प्राइवेटाइजेशन का बाद देश की आम जनता का क्या फायदा होगा ये हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग 1000 सवाल देते हैं कि 1000 चीज इनका पक्ष में बोलते हैं। ये नेशनलाइज बैंक कैसे कैसे देश का प्रगति में भाग लिया था, आज से नहीं, 1969 में जिस टाइम ये बैंकिंग का जब जातीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, तब से देश में जो प्रगति हुआ है उसमें भागीदारी लिया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम से लेकर के ये 5 इयर्स प्लान जो चालू हुआ था, उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन के लेकर के आज तक देश की जितना मीन्स सरकार की जितना जो योजनाएं हैं, केंद्रीय सरकार कहिए चाहे राज्य सरकार कहिए, जितना योजनाएं हैं उनको साकार किया है यही राष्ट्रीय बैंक। अब जब उसका साथ साथ जब भी कोई प्राइवेट संस्था उनको मीन्स बैंकरप्सी में चला गया, उनका हालत खराब हुआ, यही राष्ट्रीय बैंक था करके लोगों का पैसा का मीन्स दूसरा जगह में नहीं गया, लोगों को पैसा मिला था, उनको टेक ओवर करके लोगों को पैसा का मीन्स जो शामिल किया था। आज अगर ये नेशनलाइज बैंक अगर नहीं रहेगा तो येस बैंक जैसे डूब रहा था, जैसे जीटीबी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डूबा था, उस टाइम आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आकर के उनको टेक ओवर किया था। जैसे मैंने बोला बैंक ऑफ करद जिस टाइम डूब रहा था, वही बैंक ऑफ इंडिया उनको टेक ओवर किया था। अगर बैंक ऑफ इंडिया नहीं रहता तो बैंक ऑफ करद का लोगों का ये जो जमा पूंजी है उसका हालत क्या होता, ये कोई सोचा है? और ये हम भी आपसे पूछेंगे। आज देश में ये देखा जा रहा है जो लाइसेंस जो एनबीएफसी को मीन्स बढ़ावा दे करके ये राष्ट्रीय बैंक का ऊपर जो हमारे जो देश की नागरिक को जो भरोसा है, वो भरोसा को थोड़ा सा मीन्स दूसरा रूप देने का कोशिश किया जा रहा है। आज जो एनबीएफसी है, आज आप देखिएगा कि आपका मीन्स क्या कहते हैं, जो एनडीए जो है, ये जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनका ब्याज दर कितना है और हमारे ब्याज दर कितना है, एनबीएफसी का ब्याज दर कितना है और हमारे ब्याज दर कितना है। हमारे देश के लोग उतना मीन्स वित्तवान नहीं है कि 20% को लोन परसेंटेज दे करके या 15% इंटरेस्ट दे करके पर्सनल लोन लेंगे। तो यही हाल है कि आज के देश की अगर प्रगति को सामने रखा जाए, देश की नौजवान का ये जो आकांक्षा है इनको अगर सामने रखा जाए, तो देश की कोने कोने ये राष्ट्रीय बैंक का और शाखाएं को विस्तार होनी चाहिए और जो हमारे नौजवान हैं, शिक्षित बेरोजगार है, उनको नौकरी मिलना चाहिए। आज देश की सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, महंगाई। आज ये बेरोजगारी समस्या को हल करने के लिए एक ही रास्ता है। देश की कोने कोने राष्ट्रीय बैंक का जो विस्तार हो रहा था, उसी विस्तार को उसी रफ्तार से उस रफ्तार को बरकरार रख करके देश की कोने कोने राष्ट्रीय बैंक का शाखाएं खोल दीजिए और नौजवानों को वहां नियुक्ति करके देश को, ये नौजवान को जो आकांक्षाएं हैं उसको थोड़ा सा बरकरार करिए। देश में देखा जा रहा है कि भारी संख्या में युवा हो या फिर लोग हो इस बात को नहीं समझ रहे, तो कैसे इस मैसेज को आप पहुंचाएंगे कि बैंकों का प्राइवेट होने से लोगों को नुकसान? देखिए, ये लोगों को गलत समझा जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये सब जो हिस्ट्री के बारे में उनको कोई ये नहीं है, वो ज़्यादा कुछ पढ़ते भी नहीं है। क्योंकि हम तो आपको आंकड़े दिए हैं
जी कितना प्राइवेट बैंक और कितने प्राइवेट संस्था ये आज बेहाल हुआ था करके देश आज बचा और देश की नागरिकों का जो जमा पूंजी है वो बच गया। ये लोगों को मालूम होनी चाहिए। आज प्राइवेट बैंक में आज लोग जो समझ नहीं रहा है, प्राइवेट बैंक में कितना हिस्सेदारी है ये बताइए। प्राइवेट बैंक में कितना लोगों को घुसने का वहाँ परमिशन है, क्योंकि वहाँ मिनिमम जो बैलेंस जो है चार्ज वो 25,000 से 30,000 है। हमारे देश में कितना नौजवान का उतना महीना का कमाई है, ये कभी सोचे हैं? हमारे यहाँ तो जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलता है। हमारे यहाँ भी आप 200, 500, 1000 रुपये भी आप रख सकते हैं। किसी भी कपड़ा पहन करके आप ब्रांच में घुस सकते हैं, लेकिन आप प्राइवेट बैंक में नहीं घुस सकते हैं। वहाँ मिनिमम बैलेंस चार्ज जो है 25,000 से 30,000 और ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो राष्ट्रीय बैंक है, देश की जितनी मध्यम वर्ग की लोग हैं, निम्न वर्ग की लोग हैं, उनका सारे जमा पूंजी हमारे यही राष्ट्रीय बैंक में है। कुल मिला के कुछ 1%, 2% और 5% जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट है उनका पैसे रखा जाता है वो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक में। लेकिन उनको जब लोन देने का जरूरत पड़ता है, यही जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो लोन देने का जरूरत पड़ता है, तब वही लोग आते हैं यही राष्ट्रीय बैंक का पास, क्योंकि आपका प्राइवेट बैंक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन नहीं देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की जॉब है। फिर भी हम लोगों ने यही लॉन्ग टर्म लोन मींस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन ये हम लोगों ने दिया था, राष्ट्रीय बैंक में दिया था, क्योंकि इट वाज ए नेशनल कॉल। अगर हम लोग वो लोन अगर नहीं देते, और जब आप जो देश में जो रास्ता जो देख रहे हैं स्वर्ण चतुर्भुज का, इसको आप देख नहीं पाते। बड़े बड़े जो ब्रिज हो रहा है वो देख नहीं पाते, बड़े बड़े जो इस्पात कंपनी है वो देख नहीं पाते, बड़े बड़े सीमेंट फैक्ट्री है वो देख नहीं पाते, क्योंकि दीज ऑल आर इंक्लूडेड अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसका चलते ही आज हमारे जो बैंक को मीन्स ये हालत है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, वो जानबूझ करके जो पैसा लेकर के वो वसूली नहीं दिया, वो पैसा हमें वापस कर दीजिए। हमें गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हमारे जो फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है उसका बल पर हम देश सेवा कर सकते हैं। हमारे इतना नौजवान को हम नौकरी दे करके उनका पेट भला हमको पाला पोस कर सकते हैं। सर, दो सवाल और लास्ट ही बोलिए। एक ये होगा कि जो आज मौजूदा सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो अलग अलग सेक्टरों को प्राइवेट करने की बात कर रही है। क्या लगता है कि पिछले सरकारों ने देश के हित में बहुत बड़ा एक पाप कर दिया था कि चीज़ों को प्राइवेट नहीं किया था? नहीं, देखिए ये हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट में नहीं है, उनका नीति का अगेंस्ट में है। कांग्रेस गवर्नमेंट जब 1991 से ही ये चालू किया था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जब चालू हुआ था। मैं जो ये शाखा विस्तार का जो बात कर रहे हैं ना, शाखा विस्तार जिस रफ्तार से 1969 से 69 से जो हो रहा था, वो आकर के थोड़ा सा रुक गया था 1991 में। मनमोहन सिंह जिस टाइम अर्थमंत्री थे, उस टाइम उन्होंने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ला करके ये शाखा विस्तार बंद हुआ था। और ये जो प्राइवेट जो छोटे मोटे जो कंपनी है उसको पेमेंट बैंक का रूप से उनको लाइसेंस दिया गया था। उनका नतीजा ये था कि 1993 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इनको लाइसेंस मिला था और इसको डिक्लेयर किया था कि बेस्ट बैंक, रमेश जोली, ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ही वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट बैंकर ऑफ द कंट्री। उनको वो बैंक 3 साल का अंदर वो बैंक को बैंकरप्सी में चला गया था। और वो बैंक बैंकरप्सी में चला गया था, उसका उस टाइम कौन आया था? यही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि आपका ये राष्ट्रीय बैंक है, वो आकर के उनको एक्वायर किया था। अर्थव्यवस्था है पिछले कुछ सालों से, और एक तरफ केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि 2029 तक हमारे देश का इकोनॉमी जो है वो 3 नंबर पे चला जाएगा। क्या लगता है? नहीं, देखिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं हमारे देश की अर्थनीति 3 नंबर में चले जाएंगे। अभी हमारा पोजीशन है 5 नंबर। ये आंकड़े ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज को नौजवानों को भी पता होनी चाहिए, जे यहाँ हम 5 नंबर होते हुए भी हमारे यहाँ हर आदमी का पर कैपिटल इनकम है $28,000, जो ब्रिटेन में $28,000 और हमारे यहाँ है ओनली $2,000। हम ब्रिटेन को क्रॉस करके 5 नंबर में आया। ब्रिटेन अभी 6th में चला गया, लेकिन ब्रिटेन का पर कैपिटल इनकम है $28,000, हमारे यहाँ है $2,000, फिर भी हम 5वां पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो इकोनॉमी है इसको कहा जाता है कि ड्रिफ्टिंग इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का मेन चीज है कि ये इट इज सेंट्रलाइज्ड।
आपका देश की पूंजी जितना वेल्थ है उसके सारे वेल्थ का 40% है आपका 3 से 4% का लोगों का पास। मींस ये बंटन व्यवस्था नहीं होता है, इसको इक्वल डिवीजन नहीं होता है। हमारे हाथ में पैसा नहीं है लेकिन देश की 3% लोगों का हाथ में बहुत पैसे हैं। तो इसका कारण यही है, हमारे ये जो जीडीपी है ये बहुत बड़ा है, जीडीपी में हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का पास इसका वेल्थ का जो बेनिफिट है ये पहुंचता नहीं है। इसको कहा जाता है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी। ये धीरे 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 बहुत कम नीचे आता है, ऊपर में वो बहुत सारे वो बढ़ रहा है। इसका मेन कारण नहीं है, सरकार कुछ गलत नहीं बोल रहा है, हम 3 नंबर में पहुंचेंगे। 3 नंबर में पहुंचने का बाद भी हमारे देश भूगेगा यही आपका मीन्स महंगाई से, भूखमारी से।